नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए अधिनियम के बारे में जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस अधिनियम के अंदर क्या प्रोविजंस किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि आखिर बाल विवाह क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। तो बाल विवाह का इतिहास जो है वह लगभग 500 से 1000 साल पुराना है। अब उस वक्त क्या कारण थे कि यह जो बाल विवाह है ये इतना प्रोत्साहन हुआ इसका और इतनी लार्ज स्केल पर जो है बाल विवाह होने लगे, उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आखिर ऐसे जो बाल विवाह थे उसके लिए हम लोगों ने लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि कानूनन क्या एक्शन लिया है, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए या उसका प्रतिषेध करने के लिए 1929 में एक लॉ बनाया गया। 1929 यानी कि ब्रिटिश काल। तो ब्रिटिश काल में जो लॉ बना उसका नाम था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। इसके द्वारा बाल विवाह के अंदर जो है अधिनियम के अंदर ये बताया गया कि क्या आयु यानी कि क्या एज होगी जब जो है लड़का या जो लड़की है उसकी कौन सी ऐसी एज होगी जब वह विवाह के लिए योग्य होंगे या उनकी जो है आयु वो विवाह के योग्य होगी, तो वह डिफाइन की गई। उसके द्वारा इसके अंदर और भी प्रोविजंस जोड़े गए कि यदि कोई इससे कम उम्र में शादी करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकेगी और ऐसी शादी की क्या वैलिडिटी होगी, ये सभी उस अधिनियम के अंदर थे। पर फिर भी बहुत सारे प्रोविजंस थे जिनकी कमी उस वक्त भी थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने की जो है जो आइडियाज़ आने लगे और कई ऐसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई कि इसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सके ताकि जो चाइल्ड मैरिज जैसी जो चीज़ें हैं उनको रोका जा सके। तो इसके लिए टाइम टू टाइम जो है सर्वे कराए गए, कई प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराए गए। तो उसमें पाया गया कि जो इंडिया के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है चाइल्ड मैरिजेस का वो बढ़ रहा था। तो उसे कंट्रोल करने के लिए और उसे रोकने के लिए हमारे पास जो ये एक्ट था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने ज़रूरी थे जो कि टाइम टू टाइम किए गए। पर आने वाले टाइम में यानी कि जो भविष्य में जब हमने देखा कि इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम तो हो रही है, लेकिन हमें उसके लिए और जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तब जो ये एक्ट है यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 यह लाया गया और इसके अंदर ये प्रोविजंस किए गए कि उसकी क्या एज होगी, यानी कि यदि लड़की है तो उसके लिए 18 वर्ष यहाँ निश्चित की गई और लड़का है तो उसके लिए 21 वर्ष यहाँ पर निश्चित की गई विवाह की आयु। इसके द्वारा ये प्रोविजंस किए गए यदि कोई बालक है और उसकी शादी कर दी जाती है तब वो कब जो है शून्य करनी यानी कि वॉइडेबल हो जाएगी, किसके कहने पर होगी, और अगर कोई ऐसा ज़बरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ क्या इसमें दंड दिया जा सकेगा, वो सारे ही प्रोविज़न इसमें किए गए। इसके अंदर स्पेशल इस बाल विवाह को रोकने के लिए प्राधिकारी यानी कि जो ऑफिसर्स हैं वो नियुक्त किए गए कि वो जो है लोगों को बाल विवाह के बारे में उसको रोकने के बारे में जो है जो जागरूक करें और अगर कहीं ऐसे बाल विवाह होते पाते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। बाल विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाह सिर्फ यह नहीं है कि जो पुरुष है और जो स्त्री है यानी कि जो लड़का और जो लड़की है वो दोनों ही जो है इसमें बालक हो यानी कि कम एज के हों, उसी को बाल विवाह नहीं कहेंगे, यानी कि वो तो है ही। उसके साथ यदि कोई अगर एक पक्ष भी अगर इसमें बालक है, जो विवाह बंधन है उसमें यदि एक पक्ष जो है वो मेजर है, वयस्क है और अगर एक बालक है तब भी जो वो विवाह होगा वो बाल विवाह होगा। और उसके अंदर यदि जो बालक है वह अगर चाहे और अगर वो अपनी जो बात है वो अर्जी लगाता है कि ये जो शादी है वो उसके मर्जी से नहीं हुई थी, उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो जो भी कारण है वो उसको अगर अर्जी लगाता है तो उसको वॉइडेबल घोषित कर सकेंगे, यानी कि शून्य करनी है न्यायालय के द्वारा उसे घोषित किया जा सकेगा। लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि जो बालक है उसकी अर्जी पर। और इसके साथ ही इसमें एक व्यवस्था और की गई कि जो बालक, जो दोनों पक्ष अगर बालक हैं या एक पक्ष बालक है, यदि वह अपनी जो बालक है वह अपनी वयस्कता की आयु पूर्ण नहीं की है और उसके पहले जो अर्जी लगाएगा तो वह अवयस्क है इसलिए वो नहीं लगा सकता, तो उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन यानी कि संरक्षक या फिर उसके माता पिता या फिर कोई विधि मित्र या जो ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी हैं, यह भी उसके बिहाफ पे जो है न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं ऐसे बाल विवाह के विरोध में या उसके खिलाफ। अब यदि वो वयस्क हो जाता है, ऐसा विवाह जो उसने किया था तब वो बालक था लेकिन उस विवाह के दौरान ही वह जो है वयस्क हो जाता है, तो ऐसी वयस्कता की आयु जब उस बालक ने प्राप्त की है तब से 2 वर्ष के भीतर जो है वो चाहे तो किसी भी न्यायालय में किसी भी समय जो इसकी अधिकारिता रखते हैं वहाँ पर ऐसे विवाह को जो है
अकृत यानी कि नलिटी घोषित करने के लिए अर्जी लगा सकता है। तो यह इसका पूरा प्रोफॉर्मा है कि आखिर इसका इतिहास जो कि 1929 से लॉ बना उसके बारे में हमने देखा। आखिर बाल विवाह के अंदर क्या क्या आएगा वो हमने देखा। अब इसके जो प्रोविजंस हैं जहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, यानी कि क्या बाल विवाह होगा और उसके लिए कौन से न्यायालय में जाएंगे, उसको वॉइडेबल घोषित कराने के लिए कौन से न्यायालय में अर्जी देंगे, कौन उसको देगा, उसमें भरण पोषण किसके द्वारा दिलाया जाएगा, ये सारी हम आज जो है आज के लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो पेनल्टीज़ क्या दंड दिया जाएगा उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसका अधिनियम संख्या क्रमांक है नंबर 6 ऑफ 2007। राष्ट्रपति की अनुमति इसे 10 जनवरी 2007 को प्राप्त हुई और यह लागू हुआ यानी कि कैम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 2007। और इसका उद्देश्य यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वह था बाल विवाह के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। और अगर सिंपल भाषा में अगर समझें तो बाल विवाह को प्रतिषेध या उसको रोकने के लिए बनाया गया अधिनियम। बात करते हैं इसके विस्तार की, तो यह एक्सटेंड करता है संपूर्ण भारत पर और उसके साथ ही भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों पर भी। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है जो कि शेल नॉट अप्लाई ऑन रेनोक्टेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी यानी कि पुडुचेरी। तो रेनोक्टेंट से यहाँ मतलब है कि जो लोग पुडुचेरी में जो संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ पर जब फ्रेंच लोगों का जो है शासन चलता था या जो फ्रेंच गवर्नमेंट के जो लॉज चलते थे, तब जब वो लोग वहाँ पर रहते थे और उन्होंने अपने आप को फ्रेंच लॉज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया था, तो जो आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग जो हैं रेनॉन्केंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यही हमें यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि पुडुचेरी के रहने वाले जो रेनॉन्केंट्स हैं उनके ऊपर यह एक्ट लागू नहीं होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। चाइल्ड बालक यहाँ पर कौन होगा, तो इसके अंदर बताया गया है कि अगर पुरुष है यानी कि अगर मेल है तो उसने 21 ईयर्स की एज प्राप्त नहीं की हो यानी कि वो 21 साल से छोटा हो तब, और यदि वह फीमेल है यानी कि अगर स्त्री है तो उसने 18 साल की आयु प्राप्त नहीं की हो तब जो है उन्हें बालक के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। बाल विवाह दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है। अब यहाँ बाल विवाह कौन सा होगा, चाइल्ड मैरिज हम किसे कहेंगे, तो जब यदि जो विवाह बंधन है उसके अंदर यदि एक वयस्क है यानी कि अगर एक जो है उसके अंदर मेजर है और एक माइनर यानी कि जो बालक है, तब ऐसी स्थिति में हम उसको कह सकेंगे कि वह चाइल्ड मैरिज है। और यदि दोनों ही बालक है तब भी वह चाइल्ड मैरिज है। बंधन में आने वाले पक्षकार, तो यह 2 पक्षकार होंगे विवाह बंधन के अंदर जो पक्षकार आते हैं, यानी कि एक जो है पुरुष की तरफ से और एक महिला की तरफ से। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, तो इससे तात्पर्य है सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी जिसका कार्य होता है कि जो बाल विवाह हो रहे हैं उन्हें रोकना और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि बाल विवाह होने से रोकें। तो यह जो बाल विवाह अधिकारी है यह राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यहाँ हमें याद रखना है। जिला न्यायालय क्या होगा, तो जहाँ कहीं भी जिला न्यायालय लिखा होगा वहाँ यह समझा जाएगा कि कुटुंब न्यायालय से जो है यानी कि फैमिली कोर्ट से तात्पर्य है, या फिर अगर वहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं है तो जो वहाँ की जो सिविल कोर्ट होगी उससे तात्पर्य है, यानी कि जो भी सिविल कोर्ट वहाँ पर होगी उसको ये समझा जाएगा कि जिला न्यायालय कहा गया है। अवयस्क यानी कि माइनर कौन होंगे, तो यहाँ लिखा गया है कि जिन लोगों ने जो वयस्कता अधिनियम 1875 है उसके अंतर्गत जब तक वयस्कता की आयु प्राप्त न कर ली हो तो वो यहाँ पर माइनर कहलाएंगे। सेक्शन 3 बाल विवाहों को बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक हैं विकल्प पर शून्यकरणीय होना। इस अधिनियम में जो है धारा 3 जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि कब जो है बाल विवाह शून्यकरणीय होंगे यानी कि वॉइडेबल होंगे और किन के कहने पर होंगे। तो जब प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो या पश्चात हुआ हो, यानी कि सोलेमनाइज्ड अनुष्ठापित का मतलब होता है कि विवाह संपन्न हुआ हो, तो यदि वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व भी हो गया होगा तब भी उसके ऊपर जो है धारा लागू होगी। विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था वॉइडेबल होगा।
अब विवाह के समय बालक था से तात्पर्य है कि किसी जो बालक है उसकी जो विवाह है वह जब वो बालक था तब हो गया, तो जब वो बालक है तब अगर उसने आपत्ति उठाई कि यह विवाह से जो है उसे मंजूर नहीं है या वो उसकी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है, तब या तो वो आपत्ति उठाता है तो जो उसके गार्जियन या उसके माता पिता जो हैं उनके थ्रू या फिर जो वाद मित्र होते हैं या जो ये बाल विवाह अधिकारी है इनके द्वारा जो है न्यायालय में याचिका लगाई जाती है, अपील लगाई जाती है या अर्जी लगाई जाती है। परंतु जब वो बालक जो है वह अपनी जो मेजॉरिटी एज है वो प्राप्त कर लेता है, तो वो एज प्राप्त करने के बाद उसके पास उस एज को प्राप्त करने से 2 वर्ष के भीतर जो है ऐसी चीज़ के लिए उसे अर्जी लगानी होगी। तो यही इस धारा के अंदर बताया गया है। तो इसको हम एक बार रीड करते हैं कि विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था वॉइडेबल होगा, यानी कि शून्यकरणीय होगा, परंतु जो विवाह के समय बालक था उसके द्वारा ही जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। अब जिला न्यायालय से यहाँ तात्पर्य हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि कोई कुटुंब न्यायालय हो सकता है, कोई सिविल न्यायालय हो सकता है जहाँ पर यह अर्जी लगाई जाएगी जिसको अधिकारिता होगी। परंतु यदि अर्जीदार अवयस्क है यानी कि माइनर है तो अर्जी उसके संरक्षक यानी कि गार्जियन या वाद मित्र या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के द्वारा फाइल की जाएगी। अर्जी बालक के वयस्क होने से 2 वर्ष के भीतर किसी भी समय लगाई जा सकेगी, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया। और ऐसी अकृत नलिटी वाली जो डिक्री है प्रदान करते समय जो इसके अंदर अर्जी लगाई जाएगी और जब जो न्यायालय है इसके अंदर जब डिक्री पारित करेगा ऐसे विवाह को अकृत घोषित करके यानी कि नलिटी घोषित करके जब इसके अंदर जब वो डिक्री देगा तो उस समय जिला न्यायालय ये आदेश करेगा कि विवाह के अवसर पर जो किसी पक्षकार ने जो दूसरे पक्षकार को कोई धन या मूल्यवान वस्तुएं या आभूषण या अन्य उपहार दिए हैं तो वह उसे लौटा दें। परंतु जो यह आदेश है ये ऐसा आदेश दोनों पक्षकारों को ऐसे आदेश की जो है सूचना दी जाएगी, उसके बाद ही ऐसा कोई आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो यह था सेक्शन 3 कि आखिर इसमें कौन जो है अर्जी लगाएगा और किसके कहने पर ये वॉइडेबल यानी कि शून्यकरणीय हो जाएगा विवाह। तो ये सेक्शन 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस ऑफ फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू चाइल्ड मैरिज, मतलब महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। तो अगर यदि जो है ऐसे विवाह में यदि याचिका लगाई जाती है कि महिला के द्वारा जो स्त्री है वह विवाह के खिलाफ याचिका लगाती है, तब उसके भरण पोषण और उसके रहने के जो अधिकार है उसके लिए क्या आदेश दे सकेगी न्यायालय, उसके बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है। तो धारा 3 के अधीन डिक्री प्रदान करते समय जब ऐसे विवाह को अकृत घोषित कर दिया जाता है तब जो है जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, यदि वह बालिग यानी कि मेजर है तब, या फिर अगर वह अवयस्क है तो उसके माता पिता या उसका जो संरक्षक है उसे ये आदेश दे सकेगी कि विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह यानी कि जब तक उसकी फिर से शादी नहीं हो जाती तब तक उसका भरण पोषण का संदाय करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा। और ऐसा भरण पोषण कितना होगा उसकी मात्रा डिसाइड करने के लिए, यानी कि वो कितना दिया जाएगा उसकी मात्रा डिसाइड करने के लिए जो है न्यायालय देखेगा कि जो बालक यानी कि जो महिला या जो बालक है उसको जो आवश्यकता क्या है, या उसने जब वो विवाह के बंधन में थी तब उसको क्या सुविधा मिल रही थी, यानी कि वो अपनी जो जीवन शैली है वो कैसे व्यतीत कर रही थी तब, और उसके साथ साथ जिससे ऐसा संदाय कराया जाना है यानी कि जिससे ऐसा भरण पोषण दिलवाया जाना चाहे उस पक्षकार की आय के जो साधन है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और उसके बाद जो उचित और समुचित लगेगा न्यायालय को ऐसा भरण पोषण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। अब जो ऐसा भरण पोषण होगा वो एक मुश्त यानी कि वन टाइम भी हो सकता है या फिर मंथली यानी कि मासिक भी दिया जा सकता है। धारा 3 में अर्जी करने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास का उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा, यानी कि उसके रहने की व्यवस्था, यदि अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रहने का तब ऐसी स्थिति में जो है जिला न्यायालय उसके रहने की उपबंध के लिए भी आदेश यहाँ पर कर सकेगा। सेक्शन 5, बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। तो इसके अंदर सेक्शन 5 में बताया गया है कि ऐसे विवाह के दौरान यदि कोई जो है बालक जन्म लेता है तो उसका क्या इसके अंदर उसके भरण पोषण कौन करेगा, उसकी कस्टडी किसके पास यानी अभिरक्षा किसके पास रहेगी, वो सेक्शन 5 में बताया है। तो बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए
जिला न्यायालय इसके अंदर कोई जो उसको समुचित लगेगा वैसा आदेश देगा। अब कल्याण और हितों को हम देखते हैं तो उसमें सारे ही जो पैरामीटर्स है वो देखे जाते हैं कि उसकी परवरिश जो होगी, उसके अंदर जो चीज़ें चाहिएगी यानी कि उसकी जो आवश्यकता होंगी वह वो पक्षकार पूर्ण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके एजुकेशन से रिलेटेड या फिर उसको किस तरीके की सुविधाएं उसको चाहिए, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसको उपलब्ध करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी कि कहाँ उसका पालन पोषण बढ़िया से अच्छे से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है जिला न्यायालय कोई आदेश देगा। उसके भरण पोषण के लिए किसी भी पक्षकार के माता पिता या संरक्षक को इसके अंतर्गत आदेश कर सकेगा। सेक्शन 6, बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मजता। अब जो बाल विवाह से जो बालक जन्म लेते हैं, चाहे वह जो विवाह है वो नलीफाई यानी कि उसको अकृतता घोषित कर दिया हो न्यायालय की डिक्री द्वारा, परंतु जो बालक जन्म लेगा या फिर जो बालक जन्म लेने वाला है, इन दोनों ही जो बालक है इनकी जो धर्मजता होगी वो लेजिटिमेट होंगे, यानी कि वो धर्मज बालक समझा जाएगा। यही इसके अंदर लिखा गया है कि धारा 3 के अधीन नलिटी यानी कि अकृतता की डिक्री द्वारा बाल विवाह बातिल यानी कि बाल विवाह को रद्द कर दिया गया है, तब डिक्री किए जाने से पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित यानी कि कंसीव्ड प्रत्येक बालक धर्मज बालक समझा जाएगा। सेक्शन 7, जिला न्यायालय धारा 4 और 5 के अधीन जारी किए गए आदेश को उपांतरित करने की शक्ति। इसके अंदर बताया गया है कि जैसा कि धारा 4 और धारा 5 हमने देखा कि जिला न्यायालय जो है भरण पोषण का आदेश देगा, जो बच्चा जन्मा है ऐसे बाल विवाह के दौरान उसके जो भरण पोषण और कस्टडी है उसके लिए आदेश देगा। तो यदि ऐसे आदेश में यदि स्थिति परिवर्तित होती है या जो परिस्थितियां हैं उसमें परिवर्तन आता है, तब जो है जिला न्यायालय में ऐसी अगर अर्जी लंबित है तब उस अर्जी लंबित रहने के दौरान और अर्जी के निपटारे के पश्चात भी, यानी अर्जी जो अर्जी आई थी उसका निपटारा हो गया है उसके पश्चात भी किसी आदेश में जो कि जिला न्यायालय द्वारा ही दिया गया है उस आदेश में वह कुछ जोड़ सकता है या उसको मॉडिफाई कर सकता है या उसको प्रतिसंहरित यानी कि रिवोक करने की शक्ति जो है जिला न्यायालय के पास होगी। तो ये हमको सेक्शन 7 में यह याद रखना है कि जिला न्यायालय के पास उसी आदेश में जोड़ने, उपांतरित या रिवोक करने की शक्ति होती है। सेक्शन 8, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि कौन सा न्यायालय होगा या किसको अधिकारिता होगी जिसके लिए जो है जो ये अधिनियम है बाल विवाह के रिगार्डिंग अगर हम अर्जी देते हैं तो कहाँ दे सकेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि कुटुंब न्यायालय या सिविल न्यायालय में देंगे, लेकिन अब ऐसे न्यायालय अलग अलग जगह पर अगर आप निवास करते हैं तब कहाँ दी जाएगी, उसके बारे में सेक्शन 8 में बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि धारा 3, 4, 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर, तो वो कौन कौन से स्थान होंगे, तो जहाँ प्रतिवादी या बालक निवास करता है वहाँ पे जो न्यायालय है वहाँ आप इसकी अर्जी लगा सकते हैं, या फिर जहाँ विवाह हुआ था वहाँ अर्जी लगा सकते हैं, या पक्षकारों ने जहाँ अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था वहाँ पर जो अधिकारिता रखने वाला न्यायालय है उसमें आप जो है इसकी अर्जी लगा सकते हैं, या फिर जो अर्जीदार है उसने जहाँ जिस तारीख को अर्जी जहाँ जिस जगह पर पेश की है अगर वो वहाँ निवास करता है तो वहाँ पर भी जो है ये वैलिड होगा कि उस अधिकारिता क्षेत्र में जो न्यायालय है वहाँ पर इसकी अर्जी लगा दी जाए। तो यह था दोस्तों इसका जो फॉर्मल जो इसका जो ड्राफ्टिंग पार्ट है कि आखिर कौन सा अपराध होगा, उसके लिए क्या आदेश देगा और न्यायालय इसके अंदर क्या क्या आदेश और रूपांतरित कर सकेगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर जो है इससे रिलेटेड क्या दंड दिए जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो अपराध होता है उसके लिए क्या दंड होगा, कौन उस दंड को देगा, उसकी अधिकारिता किसके पास होगी, इसमें नियम कौन बना सकेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा यहाँ तक हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।